हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 3 और यहाँ से पढ़ेंगे। मैंने फ्योन्स तक का पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में यहाँ से आगे पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और जो भी इंग्लिश मीडियम में है वो हिंदी में देख के और इंग्लिश में आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियो और अच्छे से बनाती रहूँ और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के लास्ट में मैं एमसीक्यू भी कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। कच्चा माल किसको बोलते हैं? तो जो किसानों द्वारा जो तैयार पैदा होता है उसको कच्चा माल बोलते हैं, कपास, जिसके बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है तो उससे क्या बनता है? कपड़ा। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ये सब चीज़ों का, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का वो लोग आयात करते थे और कई चीज़ें वहीं मिलती थी हड़प्पा वासियों को जहाँ वो रहते थे। ठीक है, आगे दिया हुआ है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कांसा। ठीक है, कांसा बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? तांबे के साथ जो है जो मिलाई जाने धातु क्या है? टीन। तांबा और टीन मिलके क्या बनता है? कांसा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कांसा किस किस के मिश्रण से बनता है। तो तांबा और टीन आप तट से याद कर सकते हैं। तट होता है ना, तो तांबा और टीन ये आपको याद रखने का आसान तरीका है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और ये सब जो है कर्नाटक और इसमें अफगानिस्तान से किया जाता था। ये सब जो है अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ ये ऊपर जो इमेज दिया उसके बाद दिया है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। ऊपर में एक खिलौना एक मुहर। मैं अभी खिलौना भी दिखा दूंगी आपको। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमने पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? पहिया वाले जानकारी दी गई है और आपको बताना है कि क्या यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। तो चलिए आगे पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तब तक ये देखिए, यह मुहर है, ये खिलौना है। ठीक है, इस तरह से बनाया हुआ है, बैलगाड़ी इस सब के जैसा बनाया हुआ है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, नगरों में रहने का जो भी नगर में लोग रहते थे उनके लिए भोजन कैसे आता था, क्या होता था, वो समझते हैं। ठीक है, लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? हड़प्पा के लोग उगाते थे। यहाँ पौधे के अवशेष मिले हैं, जो बचे हुए पार्ट को अवशेष बोलते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। पहले ज़माने का हल नहीं मिला क्योंकि वो लकड़ी से बनाई जाती थी, तो वो सड़ गल गया होगा, लेकिन ये एक खिलौना मिला है, ये हल के शेप का। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि हल रहते थे पहले के हड़प्पा जो काल में, उसमें हल थे, हल से जुताई होता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवर का शिकार भी करते थे। वे लोग जो थे, ठीक है, दूर दूर जाया करता था जब मवेशियों को प्यास लगती थी, पानी नहीं रहता था तो, और क्या करते थे? फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवर का वो लोग शिकार भी करते थे। अब आगे है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में, ठीक है, नगर दिखते हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था।
वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लिए एक मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो ये क्या है, लकड़ी से जड़ा हुआ था अभिलेख। तो ये एक अलग टाइप का हमें मिला था। कहाँ पे, लोथल में। कहाँ पे, गुजरात में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और यहाँ पे क्या मिले थे, मुहर मिले थे, अक्षर मिले थे। ठीक है, और पत्थर भी पाया गया था, पत्थरों में खुदा हुआ भी पाया गया था लिपि। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये वाला भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या महरबंदी, क्या होता है, गीली मिट्टी पर दबने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो लोथल से क्या क्या मिले हैं, तो ये कहाँ था, पहले खंभा की खाड़ी से साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर था। ठीक है, जहाँ पे कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाते थे। पत्थर, शंख, धातु से बनाई गई चीज़ें महत्वपूर्ण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतना आपका। तो ये वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे लाइन आपको ध्यान में रखने हैं कि वहाँ क्या क्या मिला और किस मतलब किनारे था। ठीक है, उपनदी के किनारे। तो ये साबरमती, तो ये आपको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ये देखिए, ये बड़ा सा तालाब है, तो ये बड़ा तालाब लोथल बंदरगाह का रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो ये सब आप बहुत ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आते हैं। आपके पीसीएस एग्जाम में तो आते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बताना होगा कि कितने सही हैं, 1, 2, 3 सही है कि 3, 4। तो ऐसे सेम लाइन आपको दे दिया जाएगा, एक एक लाइन करके कि वहाँ पे ये मुहरें पाई जाती थी, ये वाला ये उपनदी के किनारे था। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा और मुद्रांकन की मुहरबंदी। तो ये देखते हैं मुहर। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि मुहरबंदी किसे कहते हैं और ये कहाँ लगाई जाती थी। जब एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता था तो उस पर पहले उसका मुँह बंद करके फिर उस पर मुहर लगाया जाता था। ठीक है, तो अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि क्या होता था, सामान जाता था उसके ऊपर गीली मिट्टी से पोत के और उस पर फिर मुहर लगा दिया जाता था। ठीक है, अगर मुहर सही रहता था, नहीं टूटा हुआ रहता था, छाप जो लगा हुआ है, तो समझ जाते थे लोग कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगा कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आज भी होता है, आपको पता लगाना है और बताना है। नहीं तो मैं लास्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, उस समय सब आंसर मैं आपको बता दूंगी। तब तक आप खुद से कोशिश कीजिए इसको लिखने का। ठीक है, अब देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य क्या हो सकता है कि मतलब वो कैसे अंत हो गया उसका, हड़प्पा सभ्यता का। तो चलिए देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो ये
जैसे दिया हुआ है कि हाँ ये कारण हो सकता है, तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्या ये कारण हो सकता है। इस 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से आंसर आपको बताना होगा। तो ये आप एक एक लाइन ध्यान में रखेंगे कि हाँ हाँ क्या क्या कारण हो सकता है। उस सभ्यता का जैसे विलोप होने में ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी कुछ हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद एक नए नगर का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके बाद कैसे नगर का विकास हुआ, ठीक है, और ये सब जो है उजड़ गई और इसके क्या कारण हो सकते थे। तो ये जो बड़े बड़े शहर थे वो जाके जो मतलब इस सभ्यता के लोग जो थे वो यहाँ से फिर शहरों में जाके छोटी बस्तियाँ बना के रहने लगे। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है वो भी इसमें दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अन्यत्र और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।